नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में चेन्नई सुपर किंग्स। 2 साल के प्रतिबंध के लोढ़ा कमेटी के फैसले को देगी चुनौती। 19 जुलाई को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की आपात बैठक। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। प्रधानमंत्री की अगुवाई में जीएसटी समेत भूमि बिल पर चर्चा मुमकिन। आज शुरू होगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ईरान परमाणु समझौते का भारत समेत दुनिया भर में स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने संसद में रुकावट पर कही वीटो की बात। बेल आउट पैकेज की शर्तों पर ग्रीस की संसद में आज वोटिंग। सत्ताधारी सिरजा पार्टी में सामने आए मतभेद। सहयोगी दल भी नाराज। नासा ने न्यू होराइजन्स मिशन को बताया सफल। आज मिलेंगी प्लूटो की सबसे करीब से ली गई तस्वीरें। कल शाम प्लूटो के बेहद करीब से गुजरा था यान। पहली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नक्सल पीड़ित जिले बीजापुर में नक्सलियों ने 4 पुलिसकर्मियों को अगवा करके हत्या कर दी है। पुलिसकर्मियों को जिले के कुटरू थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने वाहन से उतारकर उनका अपहरण कर लिया था। ये जवान बीजापुर से कुटरू जा रहे थे। 4 पुलिसकर्मियों के शव आज बरामद किए गए हैं। तो अपहरण की खबर कल आई थी। बीजापुर से 4 पुलिसकर्मियों को अपहृत कर लिया था और इस अपहरण के बाद अब खबर आई है कि इन 4 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है और इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। कल से ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में नक्सल पीड़ित जिले बीजापुर में नक्सलियों ने 4 पुलिसकर्मियों को अगवा किया और आपको बता दें कि कुटरू थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने वाहन से उतारकर इन 4 पुलिसकर्मियों का अपहरण कर लिया था। ये जवान बीजापुर से कुटरू जा रहे थे और जब उनकी बस कुटरू और सकनापल्ली गांव के बीच पहुंची तब नक्सलियों ने बस को रोका और 4 पुलिसकर्मियों का अपहरण कर लिया। इसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। नक्सलियों की जवानों की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन कल रात बुरी खबर आई। इन 4 नक्सलियों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने इन 4 पुलिस जवानों की हत्या कर दी, जिनके शव कल रात बरामद कर लिए गए। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। आईपीएल क्रिकेट के सीजन 6 में फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच के गठित जस्टिस लोढ़ा समिति ने कल बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित इस समिति ने सट्टेबाजी के आरोप में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीमों पर 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। साथ ही इन टीमों से जुड़े गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को भी बीसीसीआई से जुड़ने पर आजीवन पाबंदी लगा दी गई है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इस मुद्दे पर 19 जुलाई को आपात बैठक बुलाई है। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स अपने ऊपर लगे 2 साल के प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। 2013 में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 6ठे संस्करण में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग पर लोढ़ा समिति की विस्तृत रिपोर्ट पेश हुई। इस 3 सदस्यीय जांच समिति ने आईपीएल की 2 टीमों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। जस्टिस लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सहमालिक राज कुंद्रा को भी सट्टेबाजी और फिक्सिंग का दोषी पाया है और उन पर बीसीसीआई से जुड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। The committee proposes to impose sanction on India Cements franchisee under Section 6 Rule 4.2C of the operational rules by suspending it from the league for a period of 2 years. जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने कहा कि गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा की हरकतों से बीसीसीआई, आईपीएल और क्रिकेट की छवि को नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों टीमों के मौजूदा खिलाड़ी किसी भी दूसरी टीम में खेलने को स्वतंत्र हैं। जस्टिस लोढ़ा ने आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन की भूमिका को भी जांच के दायरे में लिया है। He is suspended for life from the activities as explained in Article 7.5 under Level 4, first offence of Article 2.4 of the Code of Conduct. याचिकाकर्ताओं और क्रिकेट के जानकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट की इस जांच समिति के फैसले का स्वागत किया है
और उम्मीद जताई है कि इसका दूरगामी असर होगा। 2 कंट्रोवर्शियल कल्प्रिट थे, उनको आइडेंटिफाई करके जो सिविल पनिशमेंट दिया है, हेड्स ऑफ कि अगर खेल की दुनिया में आज तक ये पनिशमेंट नहीं मिला किसी को, ये बीसीसीआई को करना चाहिए था, नहीं किया, इसलिए लोधा कमेटी ने किया। आई वेलकम द डिसीजन। लाइफ बैन हुआ इंडिविजुअल्स पे, ये जो 2 साल का बैन हुआ फ्रेंचाइज पे, आई वुड हैव प्रेफर्ड लाइफ बैन फॉर फ्रेंचाइजेस आल्सो, बट आई थिंक 2-year बैन इज आल्सो अ गुड मूव एंड अ गुड स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुकुल मुदगल की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसी साल 22 जनवरी को ये 3 जजों की समिति गठित की थी। जस्टिस लोढ़ा कमेटी के आज के इस फैसले के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि क्रिकेट प्रेमियों का भरोसा वापस क्रिकेट में कुछ आएगा, लेकिन पूर्ण भरोसा तभी आ पाएगा जब मुंबई में चल रहे आपराधिक मामले का भी सकारात्मक नतीजा सामने निकल कर आएगा। दिल्ली से राजेश अग्रवाल के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। 6 शक्तिशाली देशों के साथ ईरान के परमाणु समझौते का भारत समेत दुनिया भर के देशों ने स्वागत किया है। समझौते से जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया जा सकेगा, बदले में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। इस बीच राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अमेरिकी कांग्रेस से समझौते की राह में रुकावट न डालने की अपील की है। I believe this is a historic moment. We are reaching an agreement. करीब 13 साल से प्रतिबंध झेल रहे ईरान के लोगों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। वियना में जैसे ही ईरान और विश्व शक्तियों के बीच ऐतिहासिक परमाणु करार का ऐलान हुआ, तेहरान में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। خیلی خوشحالم از این توافق بزرگی که دکتر ظریف برای ما برمغان آورد. یه خود خستگیمون احساس میکنم در اومد. مرسی از آقای دکتر روحانی، مرسی از آقای دکتر ظریف. भारत ने भी 6 वैश्विक शक्तियों के साथ ईरान के ऐतिहासिक परमाणु करार का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत हमेशा से बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान चाहता था। Welcome the successful conclusion of negotiations on the Iranian nuclear issue. India has always maintained that the issue should be resolved peacefully through dialogue by respecting Iran's right to peaceful uses of nuclear energy. वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी समझौते पर संतोष जताया है। I warmly welcome the historic agreement and congratulate the P5+1 and Iran. इस बीच राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिकी संसद को इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी संसद ने इन समझौतों को लागू करने में रुकावट डालने की कोशिश की तो वो इस पर वीटो करेंगे। I am confident that this deal will meet the national security interests of the United States and our allies. So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal. समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु और सैनिक ठिकानों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए खोलेगा, साथ ही अपने परमाणु कार्यक्रम में कटौती करेगा। ईरान पर हथियार खरीदने के लिए लगाया गया प्रतिबंध 5 साल तक जारी रहेगा, जबकि मिसाइल प्रतिबंध 8 साल तक बने रहेंगे। बदले में ईरान को तेल और गैस के कारोबार, वित्तीय लेन देन, उड्डयन और जहाजरानी के क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। साथ ही ईरान की अरबों डॉलर की सील संपत्ति को जारी किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं ग्रीस की संसद में आज नए बेल आउट पैकेज के प्रस्ताव पर मतदान होगा। प्रस्ताव के तहत ग्रीस को पेंशन और श्रम क्षेत्र में कई आर्थिक सुधार करने होंगे। इसे लेकर सत्ताधारी सिरिजा पार्टी में मतभेद सामने आए हैं। वहीं सरकार के सहयोगी दल भी समझौते का विरोध कर चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने करार की पूरी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि इस करार को लागू किया जाएगा क्योंकि ये ग्रीस के हित में है। Υπερτίμησα τη δύναμη της ισχύως του δίκαιου ενός λαού και της αντίδρασης που θα υπήρχε από την άλλη πλευρά απέναντι στην ιδρυτική αξία της Ευρώπης, που είναι ο σεβασμός στην δημοκρατία, στη δημοκρατική επιλογή και στη λαϊκή κυριαρχία. Ποιο είναι το μήνυμα που μας δίνουν σήμερα οι εταίροι μας? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज अहम बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक में जीएसटी के साथ गरीबी, स्वास्थ्य और केंद्रीय योजनाओं पर भी चर्चा होगी। इसमें भूमि संशोधन बिल पर भी विचार किया जा सकता है। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शामिल नहीं होने की बात कही है। भूमि कानून में संशोधन के लिए सरकार 3 बार अध्यादेश लेकर आई है।
फिलहाल इस बिल पर संसद की संयुक्त समिति विचार कर रही है, जिसकी रिपोर्ट मॉनसून सत्र में आनी है। विपक्षी दलों समेत अकाली दल और शिवसेना जैसी सरकार की सहयोगी पार्टियां भी बिल का विरोध कर रही हैं। हमसे बातचीत करके अध्यादेश नहीं लाए गए थे, हमने पहले दिन से विरोध किया है। हमारे मुख्यमंत्री क्यों जाएं और कांग्रेस पार्टी किस आधार पर इनसे बात करे? 3 बार ये ऑर्डिनेंस ले आए और अभी भी अपने जिद पर अड़े हैं प्रधानमंत्री। वो अहंकार और जिद छोड़ दे, देश की आवाज सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान, नई राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 की शुरुआत के साथ साथ मंत्रालय की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भी शुरुआत करेंगे। इसके जरिए देश भर में कौशल विकास के साथ साथ उनके बीच समन्वय और कार्यान्वित करने के अलावा निगरानी से जुड़े काम भी किए जाएंगे। देश भर में PMKVY के माध्यम से अगले 1 साल के दौरान 24 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। स्किल इंडिया कार्यक्रम के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार रेलवे स्टेशनों में जल्द ही स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रही है। इस बारे में कौशल विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच कल करार हुआ है। इसके तहत रेलवे की खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल लोगों को हुनरमंद कराने के लिए किया जाएगा। सरकार की 2022 तक देश के 50 करोड़ लोगों को स्किल्ड बनाने की योजना है। इसके लिए दूसरे मंत्रालयों से मदद ली जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को कौशल विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच करार हुआ। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए इसे कारगर कदम बताया। This mission as a whole has a potential to change the face of India that we have never recognized before, and this could really become a significant contributor to global economy. इस मौके पर कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि रेलवे की साझेदारी कौशल विकास विभाग के मिशन में काफी मददगार होगी। इस पूरी व्यवस्था में एक बड़ा वर्कफोर्स है, जिसे नौजवान जो इस देश में जो हम 400 मिलियन 40 करोड़ के आसपास लोगों जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसे कौशल देने की जो बड़ी विस्तृत योजना बनाई है और तमाम मंत्रालयों के साथ उनके जो साधन, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भारतीय रेल की भी एक बड़ी भूमिका होगी। रेलवे के पास अपना 43,000 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, जो कौशल विकास कार्यक्रम के लिहाज से बेहद अहम है। साथ ही 7,000 से ज्यादा स्टेशन भी सुदूर इलाकों में पहुंच बनाने में मददगार होंगे। भारत में स्किल्ड लोगों की आबादी 4% से भी कम है। वहीं कोरिया में 96%, ब्रिटेन में 68%, जर्मनी में 76% लोग स्किल्ड हैं। देश की आधी से ज़्यादा आबादी को स्किल्ड करने के लिए सरकार भारतीय रेल के नेटवर्क का सहारा लेगी। जहां भारत में महज 3.5% ही लोग स्किल्ड हैं, ऐसे में कौशल विकास करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। कैमरामैन अनिर्बाण के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्र सरकार ने कृषि और सिंचाई पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल अमृतसर में इसका ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की स्थिति चिंताजनक है, इसलिए अगर राज्य सरकारें आगे आकर इस फंड का इस्तेमाल करती हैं तो इससे बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए फसल बीमा योजना का भी जल्द ऐलान होगा। अभी फसल बीमा योजना में किसानों के बैंक कर्ज का ही बीमा होता है। नई योजना में फसलों के नुकसान को भी ध्यान में रखा जाएगा। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में सरकार वित्तीय कार्यों समेत 35 विधेयक पेश कर सकती है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस सिलसिले में गुरुवार को सभी मंत्रालयों की बैठक बुलाई है, जिसमें विधायी कामों पर चर्चा होगी। उधर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कल बैठक करके सत्र की रणनीति पर चर्चा की। संसद के मॉनसून सत्र के लिए सरकार और विपक्ष अपनी रणनीति को आखिरी रूप दे रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू विधायी कार्यों की सूची तैयार करने के लिए गुरुवार को मंत्रालयों के साथ बैठक करने वाले हैं। मॉनसून सत्र के दौरान सरकार की मंशा करीब 3 दर्जन विधायी और वित्तीय काम कराने की है। इसके अलावा 20 जुलाई को संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं से मिलने वाले हैं। इसी दिन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री ने
विवादों में फंसे किसी भी मंत्री के इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सुषमा स्वराज बेहतर काम करने वाली मंत्री हैं, नैतिक और कानूनी रूप से कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मंगलवार को विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इन बैठकों में प्रधानमंत्री ने ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी विवादों में फंसे मंत्रियों को घेरने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को बैठक कर मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस ने ललित मोदी और व्यापम मामले में प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की है। Well, we would like the parliament to function is for the Prime Minister and his government to take the call, because it's the responsibility of the government to ensure that parliament transacts its business, and the government remaining adamant, particularly when it comes to propriety and probity. संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार के एजेंडे में जीएसटी और भूमि संशोधन बिल पारित कराना सबसे ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदू विवाह कानून में बदलाव से जुड़े विधेयक के लंबे वक्त से अटके रहने पर महिला संगठनों ने सरकार की आलोचना की है। सरकार ने कई प्रस्तावित संशोधनों का हवाला देते हुए इस विधेयक को स्थगित रखने का फैसला किया है। विधेयक का विरोध करने वालों ने इसे पारिवारिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताया है। महिलाओं के अनुकूल बनाने के मकसद से लाए गए विवाह कानून संशोधन विधेयक को फिलहाल सरकार ने स्थगित कर दिया है। कई संगठनों की ओर से विधेयक के विरोध की वजह से सरकार ने इस पर और चर्चा का फैसला किया है। महिला अधिकारों से जुड़े संगठनों ने सरकार के रवैये पर आपत्ति जताई है और विधेयक को जल्द लाने की अपील की है। हम लोग ये चाहते हैं कि जब एक बार रिश्ता टूटता है तो रिश्ते को टूटने का एक समय बांध दिया जाए और उसमें वो रिश्ता टूटने की संभावनाएं बना दी जाएं, ताकि डिवोर्स का केस सालों दर सालों ना चले। और दूसरा ये कि संपत्ति के विभाजन में बराबर का हक पत्नी और पति का हो। विधेयक के मसौदे में महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों के प्रावधान हैं। इसमें तलाक होने पर पति की अचल संपत्ति में भी पत्नी की हिस्सेदारी और बच्चों को हिस्सा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही तलाक के लिए पति पत्नी के दूसरी बार साझा आवेदन न देने की स्थिति में अदालत के पास तलाक देने या न देने का फैसला करने का अधिकार होगा। जानकार मानते हैं कि बिल के ड्राफ्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका दुरुपयोग मुमकिन है, लेकिन पुराने कानून में बदलाव जरूरी है। देखिए, हर कानून में दुरुपयोग की संभावना है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही रेट्रोगेट स्टेप है कि वो जो एक अमेंडमेंट आ रहा था उसको रोका जा रहा है। हिंदू विवाह कानून 1955 और विवाह कानून 1954 में संशोधन के मकसद से पिछली यूपीए सरकार ने अगस्त 2010 में लोकसभा में विधेयक पेश किया, जिसे बाद में संसदीय समिति के पास सिफारिशों के लिए भेजा गया। मार्च 2011 में समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। सरकार ने अगस्त 2013 में इसे राज्यसभा में पेश किया। अब एनडीए सरकार इस विधेयक पर और चर्चा चाहती है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे देखिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया का 3-0 से क्लीन स्वीप। कहो हिंदुस्तान की जय, कसम है खून से सींचे हुए रंगी गुलिस्तान की, कसम है खून दहका की, कसम खूने शहीदा की। समीर, ठंडी हवा का एक झोंका। Of course, now I remember. And now I'm going to sing another song. अगर अब तक मैं ये नहीं कर सकती हंसी और रोना, तो थप्पड़ लगना चाहिए। विरासत में इस बार जोहरा सहगल, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के लिए जनता से चंदे की गुहार लगाई है। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक 1 नवंबर 2014 से लेकर अब तक पार्टी के पास करीब 21 करोड़ रुपए का चंदा आया। इसमें ज्यादातर पैसा दिल्ली चुनाव में खर्च हो गया। विपक्ष अब केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के पास पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज के लिए चंदे की जरूरत है। अब सरकार बनने के बाद जितना पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ था पार्टी के पास वो ख़त्म हो गया। अब हमें पार्टी चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, आगे डे टू डे खर्चों के लिए भी पैसा चाहिए। आप ही लोगों से चंदा चाहिए, चाहे 10 रुपये दीजिएगा लेकिन चंदा दीजिएगा जरूर। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक 1 नवंबर 2014 से लेकर अब तक पार्टी के पास 21 करोड़ से ज्यादा का चंदा आया है। इसमें से ज्यादातर राशि दिल्ली चुनावों में खर्च हो गई। 3 दिनों के चंदे पर नजर डालें तो 11 जुलाई को पार्टी के पास 709 रुपए, 12 जुलाई को 8,222 रुपए और 13 जुलाई को 3,113 रुपए का चंदा मिला। बीजेपी और कांग्रेस इसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की घटती लोकप्रियता से जोड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी, अरविंद केजरीवाल जी का जो एक ऑरा था लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता पार्टी ने कोई पुराने पैसे जो उनके जमा होंगे उसके ऊपर कोई काम किया होगा। कोई खर्चा उनका पार्टी का कोई ऐसा नहीं है। और ख़ास तौर से जब वो कह रहे थे हमारी पार्टी बड़ी साधारण है, आम आदमियों की पार्टी है, हम तो साधारण तरीके से सरकार चलाएंगे, तो पैसे का इतना लालच काहे का है। आम आदमी पार्टी को चंदे के लिए जनता से सीधे अपील करनी पड़ रही है। हालांकि पार्टी को विदेशों से मिले चंदे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की फंडिंग के लिए की गई अपील ने ये तो साबित कर दिया कि दिल्ली की जनता को ना तो दिल्ली सरकार और ना ही आम आदमी पार्टी की सियासत अब रास आ रही है। ऐसे में केजरीवाल के लिए पार्टी का विस्तार करना तो एक बड़ी चुनौती है ही साथ अपनी इमेज बिल्डिंग दोबारा करना भी उनके सामने है। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के निलंबित पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ ठाकुर ने अब कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए वो कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अमिताभ ठाकुर को अनुशासनहीनता, शासन विरोधी रुख और हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी के आरोप में मंगलवार को निलंबित किया था। अमिताभ ठाकुर समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के साथ टकराव के बाद मामले को केंद्र तक ले जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बीती रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने रिटायर्ड एसपी की गोली मारकर हत्या कर दी। रिटायर्ड एसपी बशीर अहमद डार को उस वक्त गोली मारी गई जब वो मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। गंभीर रूप से घायल पूर्व पुलिस अधिकारी को श्रीनगर के अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गोदावरी महापुष्करम महोत्सव में कल हुए हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। राजामंड्री में गोदावरी नदी के किनारे कल सुबह हुई भगदड़ से 27 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इनमें 25 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे में जख्मी हुए लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 25 जुलाई तक चलने वाले इस मेले के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने विशाखापट्टनम से राजामंड्री होते हुए विजयवाड़ा तक विशेष लोकल ट्रेन चलाने की बात कही है। इससे मेल में शामिल होने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। 12 साल में एक बार मनाए जाने वाले गोदावरी पुष्करम को बेहद शुभ माना जाता है। नासा ने प्लूटो मिशन को सफल करार दिया है। न्यू होराइजन्स यान की तरफ से ली गई प्लूटो की नई तस्वीरें जल्द ही जारी की जाएंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस मिशन की खोज को बड़ी कामयाबी बताया। प्लूटो के करीब से गुजरने वाले न्यू होराइजन्स की सफल यात्रा पर नासा में जश्न का माहौल है। 5 लाख किलोमीटर के सफर के बाद न्यू होराइजन्स कल शाम प्लूटो से करीब 12,500 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। सौरमंडल में किसी यान का यह अब तक का सबसे लंबा सफर है। मिशन होराइजन्स का मकसद प्लूटो और इसके उपग्रह केरन की सतह का नक्शा बनाना है। इसके वायुमंडल की संरचना, तापमान और इसके पलायन वेग को मापना है। साथ ही इसके चारों ओर के छल्लों और काइपर पिंडों के बारे में जानकारी जुटाना है। Pluto is an incredible new world, and we're the first ever to see it as the Pluto New Horizons spacecraft zipped by Pluto, and the best is yet to come.
खगोल विज्ञान में प्लूटो को लेकर कई जिज्ञासाएं हैं। लंबे वक्त तक प्लूटो सौरमंडल का बेहद अहम सदस्य बना रहा, लेकिन 2006 में प्लूटो से ये दर्जा छिन गया। दलील ये थी कि प्लूटो आकार में बहुत छोटा है, वहीं प्लूटो की तरह के कई पिंड कुइपर पट्टी में मौजूद हैं। लेकिन प्लूटो से जुड़ी जानकारियां अगले साल तक ही सामने आ पाएंगी। Well, what we're trying to learn about is, what makes Pluto tick, if you will. How was it formed? Is it still alive? Is it a frozen world, or does it still have something going on inside under the surface? प्लूटो करीब 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से घूम रहा है, जिसके चलते यान इसकी कक्षा में दाखिल नहीं हो सका। इसलिए न्यू होराइजन्स यान ने प्लूटो के बेहद करीब पहुंचकर उसकी तस्वीरें उतारी और आंकड़े जमा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबर खेल की दुनिया से। टीम इंडिया ने कल हरारे में तीसरे और आखिरी वनडे में जिम्बाब्वे को 84 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में एक तरफा जीत हासिल कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 276 रन बनाए। मनीष पांडे ने 71 और केदार जाधव ने नाबाद 105 रनों का योगदान दिया। 277 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 42.4 ओवर में 193 रन पर ही सिमट गई। अब दोनों देशों के बीच 17 जुलाई और 19 जुलाई को 2 2020 मैच खेले जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अगवा 4 पुलिसकर्मियों की हत्या, बीती रात शव बरामद। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस अभियान तेज। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में चेन्नई सुपर किंग्स। 2 साल के प्रतिबंध के लोढ़ा कमेटी के फैसले को देगी चुनौती। 19 जुलाई को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की आपात बैठक। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। प्रधानमंत्री की अगुवाई में जीएसटी समेत भूमि बिल पर चर्चा मुमकिन। आज शुरू होगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ईरान परमाणु समझौते का भारत समेत दुनिया भर में स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने संसद में रुकावट पर कही वीटो की बात। नासा ने न्यू होराइजन्स मिशन को बताया सफल। आज मिलेंगी प्लूटो के सबसे करीब से ली गई तस्वीरें। कल शाम प्लूटो के बेहद करीब से गुजरा था यान।